थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू ईच ऑफ। मेरा नाम अशोक वाजपेयी है सर। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करता हूं और अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं विदर्भ परलवाइन ग्रुप के इस दिव्य भव्य मंच को, सरस्वती रूपी मंच, साथ ही साथ लक्ष्मी रूपी मंच को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस मंच पर मंचासीन हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स, मार्गदर्शक, मातृ शक्तियां, नारी शक्तियां विराजित हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कुछ लोगों का मैं नाम लेने का प्रयास करूंगा और जिनका नाम लेने से रह जाए उनसे मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। और आशा ही नहीं, अपनी पूर्ण विश्वास है कि वो लोग हृदय से मुझे क्षमा करेंगे। तो इस मंच पर हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर ओमवीर सिंह सर जी मौजूद हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रतन मोरपानी सर जी हैं और विजय चटारे जी हैं जो इस मंच के संस्थापक में हैं। इसके नूरुल हसन सर जी हैं और शब्दों के जादूगर, जिनका उद्बोधन, चमत्कारिक उद्बोधन हम लोगों को विस्मित कर देता है और सारा काम भूल के हम लोग शुरू से आखिर तक उनको सुनते ही रहते हैं। और जब उनका उद्बोधन खत्म हो जाता है तब हम लोग जैसे निद्रा स्वप्न लोक से जागृत होते हैं और ये होने आता है, अरे खत्म हो गया, अभी तो और चलना चाहिए था। क्योंकि सुनने की इच्छा बराबर बनी रहती, उत्कंठा खत्म ही नहीं होती। तो ऐसे धनंजय वर्मा सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और टेक्निकल गुरु कितने अच्छे ढंग से स्क्रीन शेयर करके हम लोगों को क्रिप्टो के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे ग्रेट लीडर विनोद सिंह सर जी को, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और कौशल कुमार चौहान सर जी, उनकी बातों में कितना जोश रहता है, कितना जज्बा रहता है और उमंग से हमेशा वो भरे रहते हैं। तो उनकी वाणी में जो बात मैं पाता हूँ वो बहुत ही कम लीडर्स की बातों में वो परिलक्षित होती है। तो मैं ऐसे कौशल कुमार चौहान सर जी को प्रणाम करता हूँ। और उड़ान ग्रुप के हमारे ग्रेट लीडर एमजी डावर सर जी का उद्बोधन भी मैंने सुना, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम लूंगा। दिलीप राय सर जी हैं, वो भी अक्सर विभिन्न मंचों पे अपनी शेयरिंग देते रहते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और तनवीर आलम सर जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। एस के मंडल सर जी हैं। तो अब मैं नाम लेता रहूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि बना तो मैं जरूर था मंच पे, लेकिन चूंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था पूजा कक्ष में और वहां पे जन्म मनाने के बाद मैं पुनः वापस आया हूँ। तो बीच में मैं अपने लीडर्स की बातों को सुन नहीं पाया, तो उसका मुझे खेद भी है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। तो सबको इस मंच पे मंचासीन जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स, सबको मैं कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी देना चाहता हूँ। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी कुछ तो सारी बातें कह दी हैं, मेरे लिए कुछ शेष बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ये परलवाइन सिस्टम हम लोगों को मिला और हम लोग इससे जुड़ के इसमें काम कर रहे हैं। अपने जीवन में जो भी धन रूपी समस्या थी, धीरे धीरे शनय शनय वो दूर होती जा रही है, क्योंकि परलवाइन सिस्टम है ही इतना शानदार, लाजवाब, भरोसेमंद, जानदार सिस्टम कि हमारी उन्नति के लिए ही आया है, हमारे भाग्य परिवर्तन के लिए ही हमको मिला है, ईश्वर ने हमसे इसको मिलवाया है। और अब तो ये नए कलेवर में, नए रूप में, नए प्रारूप में क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश कर गया है। तो इसका हमको दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत जल्दी, जैसे हमारे धनंजय वर्मा सर जी और पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही कि बहुत कुछ यहाँ हमको मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। पुराने प्लान में भी हम सब करोड़पति बनते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा समय ज्यादा लगता है। यहाँ पे तो बहुत जल्दी हमें, तो हमको स्वागत करना चाहिए। और मैं थोड़ा आप लोगों की जो राय है उससे अलग जो हमारी राय है वो मैं रखना चाहूंगा और क्षमा याचना के साथ रखना चाहूंगा। मैं कई मंचों पे गया तो जो सिस्टम ने ज्वाइनिंग पुनः शुरू कर दी, इसको लेके बहुत उमंग है, बहुत लोग खुश हैं और उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हूं। और कहीं ना कहीं एक्टिव इनकम की मांग हमारे किसी साथी ने की थी, तो मैंने उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई थी और इसलिए भी मिलाई थी, उसका कारण मैं आज आप लोगों के सामने
खोल के रखना चाहता हूँ कि मेरे पास कई सारे हमारे साथियों के फोन आए। धनंजय वर्मा सर जी से एक आध लोगों का नाम लेके हमने साझा भी किया था अपनी बात, और वो कह रहे, उनका ये कहना था कि साहब हमारी स्थिति ऐसी ऐसी नहीं है। अपनी समस्याएं तमाम गिनाई, वो सब बताने के यहाँ पे आवश्यकता उसकी नहीं है। कुल मिला के उनकी व्यथा ये थी कि पैसों का इंतजाम चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे। सीड फंडिंग में वो काम करना चाह रहे थे, 50 BUSD से पीवीसी मेटा परचेज करना चाह रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं थी जिससे वो कर पाए। आर्थिक स्थिति उनको अनुमति नहीं दे रही थी। ऐसे कई सारे लोगों के फोन मेरे पास आए, तो मैंने उनकी पीड़ा अंदर से महसूस की। तो जब ये मांग आई कि एक्टिव इनकम सिस्टम ने जो बंद कर दी है, अगर वो भी चालू रख दे, वो भी दे दे, तो ऐसे साथियों के हमारे जो कि किसी भी वजह से, अपनी तंगी की वजह से, अपनी आर्थिक विषमताओं की वजह से चाहते हुए भी 50 BUSD जो है से सीड फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा मार्ग सरल हो जाएगा। उनकी चाहत जो है, कदम से कदम सबके साथ मिला के चलना चाहते हैं, सिस्टम के नोटिफिकेशन का वो पालन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी सच्चे परलवाइनर ही हैं, और उनको कहीं ना कहीं से सहायता मिल पाएगी। और ये सारी बातें जो आप इस मंच पे हुई हैं, विभिन्न मंचों पे हुई, मैं उससे भी सहमत हूँ कि इतना समय सिस्टम ने दिया, हम लोगों को कमाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं वजह से कोई साथी हमारे पिछड़ गए, नहीं कर पाए। तो सिस्टम ने ये जो दे दिया उनको, ये मांग जो हुई, तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब आज भी मेरे पास फोन आए उन लोगों के कि सर अब हम 5 अकाउंट खोल करके और 5,000 रुपए का हमारा इंतजाम बड़े आराम से हो जाएगा और हम कर लेंगे। एक बंधु का तो फोन तो अभी करीब आधा घंटा पहले ही आया। उसने दिन में फोन किया होगा, थोड़ी मैं जान ही नहीं पाया व्यस्तता की वजह से। तो भी उसने दोबारा फोन किया, वो कहा कि मैंने आपको फोन किया था लेकिन उस समय रिसीव नहीं हो पाया फोन। तो उसने कहा कि मैं 3 अकाउंट वो खोल चुका है और 2 अकाउंट और कल सुबह तक मैं खोल दूंगा और सीड फंडिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। तो इस तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको इससे बड़ी सहायता मिली। और हम लोगों को और भी खुश होना चाहिए, जैसे हमारे धनंजय वर्मा सर जी ने कहा कि हमारे सामने तो 2 ऑप्शन है, हम इधर भी काम कर सकते हैं, उधर भी काम कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। और मैं तो बहुत ईश्वरवादी हूँ, भगवान पे बहुत भरोसा रखता हूँ कि ईश्वर की भी कहीं न कहीं चाह रही होगी कि ये दोनों सिस्टम हमको एक साथ मिले। हम लोग तो कठपुतली हैं, सब ईश्वर ही कराता है। जैसा हमको नचाता है वैसे हम लोग नाचते हैं, वही बातें करने लगते हैं, वैसा ही करने लगते हैं। और एक चीज और है कि हम लोग आपस में ऐसी बातें करें कि जो हमारी एकता का सूचक हो, हमको विभक्त न करे, हमको बांटे नहीं, क्योंकि सब लोगों का राह वही है, सब उसी राह पे चलना चाहते हैं, मंशा वही है, सब कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं। अपने जीवन में जो भी विषमताएं हैं, धन रूपी विषमताएं हैं, धन रूपी कमी है, अभाव है, उनको दूर करने आए हैं, यहाँ काम करके इनकम करने आए हैं। और सभी को, जैसे हमें परलवाइन से प्यार है, मैं समझता हूँ सभी लोग दिल की गहराइयों से परलवाइन को प्यार करते होंगे, स्नेह करते होंगे। और परलवाइन में ही सुबह उठते ही परलवाइन की ही माला जपते होंगे, और देर रात जब बिस्तर पर जाते होंगे तब तक परलवाइन की ही माला जपते होंगे, और सोते में भी परलवाइन ही उनके सपनों में आती होगी, और परलवाइन को याद करके ही वो चैन की नींद सो पाते होंगे। उनके चेतन मस्तिष्क, अचेतन मस्तिष्क, सुसुप्त मस्तिष्क में परलवाइन की ही बातें चलती होंगी। तो ऐसे सभी साथियों को हमको साथ लेके चलना है, और सब मिलकर अगर करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे। और पीवीसी मेटा, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि हम सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। मैं बहुत ज्यादा आंकड़े तो नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारे साथी लोग जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे कि इतनी ग्रोथ इसमें होनी है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिटकॉइन को पिछाड़ कर रख देगी, क्योंकि हमारे पास इतनी कम्युनिटी है।
इतने सारे लोग हैं और सब लोग चाहते हैं। अभी बहुत लोग नहीं इसमें आगे आ पाए, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ होती रहेगी और संख्या बढ़ती जाएगी। इस टोकन की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि जितने भी क्वाइंस या टोकन इस समय हैं, चलन में हैं, सब कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। पीवीसी मेटा हमारा टोकन सबको पिछाड़ के बहुत आगे निकल जाएगा। हमको बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, अपने विश्वास में कमी नहीं आने देनी है और सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेके अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं। यहाँ तो कोई क्रॉस लाइन भी नहीं रहता है। हर मंच पे जो भी आता है, हर मंच हर व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और करता ही है। और क्योंकि यहाँ क्रॉस लाइन जैसी कोई चीज नहीं, सभी हमारे बंधु बांधव हैं और कर भला तो हो भला वाला सिद्धांत भी ये सिस्टम लेके चलता है। हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी मदद अपने आप ही होने लगेगी। दूसरे को हम कमाई का रास्ता देंगे तो खुद कमाने लगेंगे। बिल्कुल ये सही है और बड़ा आनंद भी आता है, बड़ा परोपकार का बिजनेस है। और हमें कहा गया है कि अपना संक्षिप्त परिचय देने की, तो मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। मैं माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं और 1981 में मैंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुल्तानपुर में प्रैक्टिस किया करता था। सुल्तानपुर का रहने वाला हूं और 90 में मैं लखनऊ आ गया था हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने, तब से मैं यही हूं। और वकालत के पहले हमारे ग्रैंडफादर डॉक्टर हुआ करते थे, तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने उनकी इच्छा के अनुसार सीपीएमटी, उस समय कंपटीशन बहुत टफ हुआ करता था, वो मैंने क्वालिफाई किया और मेरा एडमिशन एमबीबीएस की परीक्षा हेतु बाबा राघोदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन साथियों, मुझे हॉस्पिटल के माहौल में घुटन सी महसूस होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और ये था कि डेड बॉडी का डिसेक्शन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे वो सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं छोड़ दिया। मैंने अपनी एलएलबी कह रहा हूँ, अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने छोड़ दिया। हमारे ग्रैंडफादर बहुत नाराज भी रहे, हफ्तों मुझसे बात भी नहीं की, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य स्थिति हो गई और मैंने अपनी एलएलबी में एडमिशन लेके एलएलबी की पढ़ाई फिर पूरी की। इसी दौरान मेरा पीओ में सिलेक्शन हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पे। वो भी नौकरी मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे पिताजी एडवोकेट थे, बहुत सफल एडवोकेट थे। उनका इतना मान सम्मान था, जिस रास्ते से वो गुजर जाते थे तो लोग उनका सम्मान करते हुए कहते थे, आइए पंडित जी, आइए वकील साहब। उनकी जेब में 2 रुपए भी ना हो, लेकिन वो पूरी मार्केट का सामान इच्छा व्यक्त करते, बिना इच्छा व्यक्त किए लोग उनके साथ भेज दिया करते थे कि अरे ये लेते हैं, ये बहुत अच्छा सामान आया है, बहुत अच्छी चीज है। और क्योंकि लोग जानते थे पैसा मिल जाएगा, तो उनका ये सम्मान देख के, साथ साथ उनकी इनकम देख के, मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं बड़ा होके एडवोकेट ही बनूंगा। और जो सोच दिल में घर कर जाती है वो पूरी हो ही जाती है। और मैं एडवोकेट के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। सब कुछ छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के, बैंक की नौकरी छोड़ के मैं वकालत की फील्ड में आ गया। तब से मैं ही वकालत कर रहा हूँ। ये हमारा संक्षिप्त परिचय। और परलवाइन में मैं कैसे आया उसकी भी एक छोटी सी कहानी एक लाइन में बताना चाहूंगा कि कोरोना पीरियड चल रहा था और हाई कोर्ट्स वगैरह सब बंद थे, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा था, न कोई इनकम हो रही थी। हम लोगों की बहुत मांग पे 2 हफ्ते के लिए हाई कोर्ट खोल दिया गया था। नवंबर 2020 का महीना था। तो उस दिन हाई कोर्ट का काम समाप्त करके मैं घर जाने ही वाला था। हमारे सहयोगी मिस्टर एसपी गुप्ता जी हैं, तो वो नेटवर्क में थोड़ा रुचि रखते हैं, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में वो अपनी तकदीर आजमाया करते हैं। वो मिस्टर रामप्रीत सर जी, जो लखनऊ टीम के अगुआ हैं, उनको लेके आए और कार में बैठ के वो प्लान हमको परलवाइन का देने लगे। उन्होंने 2 ही 3 वाक्य बोले होंगे परलवाइन के बारे में। तो हमारे घर पे 2-3 क्लाइंट्स पहुंच गए थे और उन्होंने वहां से फोन करके ये जानना चाहा कि मैं कितनी देर में घर पहुंच रहा हूँ। जबकि कोरोना पीरियड में कभी कोई क्लाइंट नहीं आता था। क्लाइंट के दर्शन हुए बहुत दिन हो गए तो कोई आता ही नहीं था। लेकिन उस दिन संजोग है 3 क्लाइंट पहुंच गए थे, सीतापुर से और लखीमपुर खीरी से। तो मैंने रामप्रीत सर जी से अनुरोध किया कि सर जी मुझे जाना होगा, क्योंकि क्लाइंट को भी वापस अपने घर जाना था। उन दिनों घर में किसी को रोका नहीं जाता था और घर के अंदर प्रवेश ही वर्जित था दूसरे बाहरी लोगों का। तो
अगले दिन रामप्रीत सर जी आए और मुझे प्लान इसका देने लगे। और उनका प्लान थोड़ा विस्तृत हो जा रहा था। वो इसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें मुझे समझा देना चाह रहे थे, बता देना चाह रहे थे। और काफी समय उन्होंने लिया। और मेरा मन, साथियों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था सुनने में। जरा सा भी मैं कंसंट्रेट हो ही नहीं पा रहा था उधर। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह कि मेरी रुचि इन सब कामों के प्रति थी ही नहीं। और दूसरी चीज ये, मैं समझता था कि इन सब कामों में बड़ा समय लगेगा, जिसका मेरे पास नितांत अभाव रहता है। समय बहुत कम रहता है। मैं अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ। वकालत का कुछ है ये व्यस्तता ऐसी कि क्लाइंट्स आते हैं, कुछ पैसे हमको दे जाते हैं, और अपनी सारी व्यथा, अपना सारा दर्द हमारे सर पे मढ़ जाते हैं। वो तो जाके हो सकता है सो जाते हो घर में, लेकिन हम लोग जूझते रहते हैं उनके मामले को लेकर के। तो और एक बात और थी, मैं कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन पा रहा था कि अगले दिन मेरा केस लगा हुआ था। उसमें हमारे 4 क्लाइंट्स को, 2 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, 2 को 10 साल की सजा हुई थी। और उस केस में मुझे लास्ट अपॉर्चुनिटी बहस करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए मिली थी। वो एडजर्न भी नहीं होना था। तो मेरे दिमाग में बार बार उसी केस के फैक्ट्स नाच रहे थे कि मैं कल क्या बहस करूंगा और कैसे अपने क्लाइंट्स को न्याय दिला पाऊंगा, क्योंकि वो केस बहुत कमजोर था। उसमें होप नहीं थी कि हम अपील उसकी अलाउ करा पाए। तो इस वजह से और भी मेरा मन नहीं लग रहा था। उन लोगों के जाने के बाद मेरा मन मुझे ही कचोटने लगा कि 2 भले लोग आए थे और हमारी बेहतरी के लिए हम कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे। मैंने उस पर ध्यान न देके अच्छा नहीं किया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। ये सब मेरे साथ हुआ। और रामप्रीत सर जी जिस पेपर पे प्लान दिखा रहे थे, वो पेपर ड्राइंग रूम के सेंट्रल टेबल पे वहीं पे छूटा हुआ था, रखा था। वो है, लिख के प्लान दिखा रहे थे। तो मैंने वो पेपर उठाया, उसमें परलवाइन इंटरनेशनल ऊपर ही लिख के अंडरलाइन भी कर रखा था उन्होंने। हालांकि मुझे परलवाइन नाम मेरे दिमाग में आ गया था, उतना मुझे याद हो गया था। तो मैंने ऑनलाइन जाके यूट्यूब से, जहां से मुझे जो भी इसके बाबत सामग्री मिल सकी, सब मैंने कलेक्ट की और सब मैंने गैदर की। और तमाम सारे मैंने देश विदेश के जजमेंट्स भी, जो करेंसी को डिफाइन करते थे, इस तरह की एसेट्स को, चाहे डिजिटल एसेट्स हो, पेट्रो एसेट्स हो, क्रिप्टो एसेट्स हो, या इनकी करेंसी हो, यानी वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं, इंटरनेट करेंसी कह सकते हैं, तमाम सारे क्वाइंस के बारे में, चाहे वो बिटकॉइंस रहा हो, डोजी कॉइंस रहा हो, बीबी की कॉइंस रहा हो। और मैंने तमाम सारे जो जजमेंट्स थे वो सब मैंने तलाशे और मैंने पढ़े। और देश विदेश के जजमेंट्स में जो करेंसी, हर देश की करेंसी में कहीं ना कहीं फर्क है, डेफिनेशन में फर्क है, वो मैंने पढ़ा। यहाँ तक कि पुराने जजमेंट्स, प्रीवी काउंसिल तक के जजमेंट में भी वर्चुअल करेंसी के बारे में जिक्र आया है, जबकि उस समय ना इंटरनेट का जमाना था, ना हम आप ये सोच भी सकते हैं कि उस समय वर्चुअल करेंसी चलती रही होगी, लेकिन उसमें भी उसका जिक्र आया है। वो भी मुझे मिल गया, वो भी मैंने देखा। और यहाँ भारत के तो कई जजमेंट हमको मिले इस पर, और मेन जो जजमेंट मिला वो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जजमेंट में मैंने पढ़ा। उसमें हुआ क्या था, एक लाइन में मैं वो भी रखना चाहूंगा, हालांकि समय बहुत हो गया है, मेरी बातें भी कुछ लंबी हो जाया करती हैं। उसमें यह था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, और जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने भी बैंक है, सब इसी के अंडर और सुपरविजन में काम करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता था कि ये पैरेलल में जो वर्चुअल काम होने लगा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट होने लगेगी, हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी इसका असर होगा, और धीरे धीरे हमारे बैंक बेकार हो जाएंगे, बैंकों के लिए कोई काम ही नहीं रह जाएगा। और दूसरी बात कि इसमें जो जोखिम थे, जो रिस्क थे तमाम तरह की, उसको रिस्क नजर आते थे कि वर्चुअल करेंसी में इस तरह के काम में बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई रिपोर्टिंग कर रखी थी, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी पब्लिशिंग भी कर रखी थी। और इन्हीं सबके मद्देनजर 6 अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया। उसमें 2 प्रतिबंध लगा दिए थे। पहला प्रतिबंध ये लगाया कि जो लोग वर्चुअल में काम कर रहे हैं, मैं बहुत शॉर्ट में रख रहा हूँ, रखने का प्रयास करूंगा, कि वो प्रतिबंध लगा दिया कि जो लोग वर्चुअल में काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर दें। दूसरा प्रतिबंध ये लगाया, वो बैंकों के लिए था, कि वो सारे बैंक्स जिनके वर्चुअल में काम करने वाले के अकाउंट्स बैंकों में हैं, तो वो फ्रीज कर ले उनका अकाउंट, सारा लेन देन उनका रोक दे। तो जिन लोगों के अकाउंट्स बैंक में थे, फ्रीज कर लिया बैंकों ने, लोगों का काम धंधा रुक गया, लेन देन ही बंद हो गया, ठप हो गया।
तो इस तरह की तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, फर्म्स थी, सबने इकट्ठा होकर एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत फाइल की। और जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जैसे हम आप अलग अलग काम करते हैं, इंडिविजुअली जो काम कर रहे थे उन लोगों ने भी अपना एक ग्रुप बनाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटीशन फाइल की। तो इनके ग्रुप का नाम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन पड़ा और केस का नाम इन्हीं के लीडिंग केस इन्हीं का बना, पहला नाम इन्हीं के उसमें हो गया, बाकी सब इसके साथ कनेक्ट हो गए थे। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केस का उन्वान है, टाइटल ऑफ द केस है। तो और भी तमाम पिटीशंस फाइल हुई थी, कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में कुछ लोगों ने फाइल की थी और वर्चुअल करेंसी पे रोक की मांग भी की थी, और कुछ पिटीशंस विभिन्न उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में फाइल हुई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था सारे हाई कोर्ट्स को कि वो कोई भी हाई कोर्ट्स ऐसे इस मामले पे कोई सुनवाई नहीं करेगा, और हाई कोर्ट्स के समक्ष जितनी भी पिटीशंस हों आवे वो सब संदर्भित कर दी जाए, ट्रांसफर कर दी जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की बहुत डिटेल में हियरिंग की और पिटिशनर्स के जो काउंसिल, सब अग्रणी काउंसिल थे जो हमारे इंडिया के टॉप 10 काउंसिल्स ऊपर से आते हैं उनमें थे, और यूनियन ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब पेश हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काउंसिल पेश हुए। कुल मिला के बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। 3 जजेस का जजमेंट है, 4 मार्च 2020 का जजमेंट है, आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कॉइन्स के बारे में, करेंसी के बारे में, इसके एसेट्स के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितने भी रिपोर्ट्स थी वो सब, और FATF की भी रिपोर्ट का हवाला सब है, BIS की रिपोर्ट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी रिपोर्ट्स हैं, तो बहुत सारा है, उसमें जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा मैं। और उसमें इनको आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग, FATF को तो आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग होने लगेगी, टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल होने लगेगा, और आशंका कहीं ना कहीं सही भी पाई गई। और इसी क्रम में एक व्यक्ति, एक टेररिस्ट गिरफ्तार भी हुआ था, उसका नाम अली शुक्री अमीन था। उसने कन्फेस भी किया था कि हमारा 2000 लोगों का ट्विटर अकाउंट है, हम लोग इसका इस्तेमाल असलहों की खरीद फरोख्त में करते हैं और टेररिस्टों को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है। तो ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सब आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद, सारी रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर को कंसीडर करने के बाद ये पाया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये आशंका है और जो सर्कुलर है ये बेबुनियाद है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बल्कि ये जो वर्चुअल में काम हो रहा है ये बैंकिंग सिस्टम की मदद ही हो रही है एक तरह से, कहीं पे उसको टेक ओवर करने के लिए इस तरह से काम नहीं हो रहा, मदद ही पहुंचाई जा रही है, और रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जो सर्कुलर था 6 अप्रैल 2018 का उसको सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया। बहुत बड़ी खुशियां छा गई लोगों में। और सॉरी सर, भीग गया था, मुझे खांसी भी हल्की सी आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ के एक ऑर्डर और किया, वो ये किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिना किसी देरी के उन सारे बैंकों को डायरेक्शन निर्गत करे जिन बैंकों ने लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा है, और तुरंत डिफ्रीज करे, उनका जमा हुआ पैसा है तुरंत वापस करे। और एक चीज और कही कि जो जितने समय तक पैसा जमा रहा है उसका जो तत्समय प्रचलित ब्याज की दर थी मार्केट की, ब्याज सहित पैसा वापस हो। तो बहुत खुशियां छा गई, बहुत खुशियां छा गई। तो मैंने जब ये सब पढ़ा तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी और उसको पूरा जायज बताया, लीगल बताया, तो इसके बाद और भी चीजें जो मेरे संज्ञान में आई, मैंने पढ़ा, तो मैंने ये मन बना लिया कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको हम किसी को बताएंगे भी तो बहुत परोपकार का काम करेंगे, दूसरे के घर में, घर आंगन में एक देशी की दिया जलाने का काम करेंगे, किसी को हम इनकम देने का काम करेंगे, उसकी जीविकोपार्जन में हम सहायक बनेंगे, कोई आमदनी का एक हम जरिया दे पाएंगे। तो अब बातें बहुत लंबा था कि बहुत अच्छा ये सिस्टम है, पूरा तरह से मैंने इसको लीगल पाया, कहीं भी ऐसा इसमें कोई काम हम आप नहीं करते हैं कि जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन हम करते हों, किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं, किसी भी कानून का कोई इन्फ्रिंजमेंट हम यहाँ नहीं करते, भारतीय कानूनों का ही नहीं
दुनिया भर में जितने कानून हैं उनका भी हम उल्लंघन नहीं करते हैं। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या हमने दुनिया भर के कानून पढ़े हैं? नहीं साथियों, मैंने दुनिया भर के कानून नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, चाहे वो भारत के कानून हो चाहे दुनिया के किसी भी देश का कानून हो। कानून बनते हैं लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे आधारित होते हैं। विधि न्याय शास्त्र में जो बातें कही गई उन पे आधारित होते हैं, वो मुझे जानकारी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि क्योंकि हमारा पर्ल वाइन बिजनेस एक ग्लोबल बिजनेस है, भारत के अलावा भी तमाम सारे देशों में 157 प्लस कंट्रीज में काम हो रहा है इसमें, तो देश विदेश के कानूनों का भी यहाँ पे उल्लंघन नहीं होता। ना यहाँ पे मनी सर्कुलेशन होता है, ना यहाँ पे चिट फंड है, ना यहाँ पे पॉन्जी स्कीम है, ना यहाँ पे पिरामिड स्कीम है। पूरी तरह से यहाँ पे लीगल वर्क। और तो ये जो क्रिप्टो में चला गया है, इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, क्यों हमें गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। हम लोग देश के सच्चे नागरिक हैं, तो टैक्स देने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। इनकम होगी टैक्स गवर्नमेंट ले, हम लोग सुचारू रूप से काम करेंगे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमको हर हालत में इस पीवीसी मेटा की परचेजिंग करनी चाहिए 50 USD से, और इस अपनी जो माली हालत है उसको बदलना चाहिए। अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को, अपने बच्चों को सपनों को पूरा करने का हमको ये सुनहरा मौका मिला है, तो हमें जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हम खुद भी माला माल हो सकें, ऐसी स्थिति में दूसरों की मदद करने की भी स्थिति में आ सकें। तो साथियों, मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच को कि ये मंच में इतना दो बातें हमें रखने का मौका दिया और आप लोगों ने पेशेंसली मेरी बातें सुनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः मैं प्रणाम करूंगा मंच को और सभी साथियों को प्रणाम करूंगा, और माइक हैंडेड ओवर करना चाहूंगा आज के होस्ट महोदय को। आइए सर, आइए आगे की कार्रवाई को गति दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सुपर शेयरिंग सर। एक मिनट की इजाजत मैं चाहूंगा। यस सर। आज सर के स्पीच से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मंच पे जितने लोग मौजूद हैं उनको आज ये आभास हो गया होगा कि एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में, कानून विद के रूप में अशोक सर ने हमारे पर्ल वाइन इंटरनेशनल के पूरे सिस्टम को एक विश्वसनीयता दी, कानून की नजर की विश्वसनीयता दी, हरी झंडी दी, जो कहीं ना कहीं जो लोग शंकाओं में आशंकाओं में रहे होंगे, आज वो उनके मन से भय निकल चुका होगा कि किसी हम ऐसे काम को नहीं करें जो भविष्य में उनको परेशानी में डालेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा अशोक सर कि हम आपकी भावनाओं से पूरी तरह सहमत हैं। आपको जितने लोगों के फोन कॉल आए हैं, हम पहले भी उनके लिए काम करते रहे हैं, आज भी काम करते हैं और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। हमारा विरोध या कौशल सर का विरोध सिर्फ उन लोगों के नाम पे हो रही राजनीति को लेकर है, क्योंकि वही लोग पीवीसी मेटा का विरोध कल कर गए, वही लोग। और उसके पीछे का जो मूल बात है, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। कल मैंने मंच से जो अपनी स्पीच दी थी, मैंने उन सारे लोगों के जो श्रम थे, जो मेहनत थे, मैंने उन लोगों से आह्वान किया कि उन्होंने भी जो मेहनत की है उसमें जो पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें हैं, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो हमारा दिल गवाही नहीं देता है उसको अस्वीकार करना चाहिए। तो राजनीति, इससे मैं दूर रहने की बात कर रहा हूं। उसका जो जड़ है वो है डीपी जो कौशल सर ने कल स्पीच दिया, पूरा डीपी पे था कि जो डीपी की गंदगी मची हुई है उसकी वजह से हुआ है। तो अगर डेनियल जॉनसन सर अगर इस मंच पे कहीं भी मौजूद है या उनका कोई प्रतिनिधि मौजूद है, तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि जैसे हम लोग बाइनेंस पे P2P माध्यम से, टेक्नोलॉजी से जा करके BUSD खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, ऐसा ही पर्ल वाइन इंटरनेशनल के मंच पर एक P2P का माध्यम बना दे, ताकि हर व्यक्ति उनकी नजरों के सामने उन्हीं के रेट में डीपी की खरीद फरोख्त करे, ताकि ये डीपी की गंदगी हमेशा के लिए समाप्त हो, खत्म हो। और यही राजनीति की वजह है। इस राजनीति को पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया जाए, ताकि जो भावना है इस प्लान की, इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल की, वो मूल रूप से बरकरार रहे और उनकी भी मदद हो जिनको आपको फोन आते हैं। हमारा बस यही